दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी समेत लालू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के बाद नया आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को मिलने वाली जीत सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई है। हालांकि दोनों नेताओं को सुरक्षा के लिए पर्याप्त जवान, हाउस गार्ड, पायलट वाहन और बुलेट प्रूफ कार की सुविधा जारी रहेगी। इस फैसले को विपक्षी खेमे में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। नवादा जिले में देर रात उस वक्त अफरा तफरी और खौफ का माहौल पैदा हो गया जब जंगली हाथियों का एक झुंड अचानक गांव में घुस आया और जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के इस आतंक से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की नींद तब टूटी जब भारी भरकम हाथियों की आवाज और घर टूटने की धमक सुनाई दी। देखते ही देखते गांव में चीख पुकार और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। घटना नवादा जिले के नावा डीह गांव की बताई जा रही है, जहां लगभग 5 हाथियों का झुंड देर रात आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथियों ने गांव में घुसते ही एक घर को निशाना बनाया और उसे बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। घर में रखा अनाज भी हाथियों के पैरों तले रौंद दिया गया, जिससे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। केरल पहुंचने के बाद मानसून अब तेजी से कर्नाटक और तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कई अन्य राज्यों में भी पहुंच सकता है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने 8 जून को देश के 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। सबसे ज्यादा असर दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिल सकता है। इन राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए कई तरह के जुर्माने और चालान की व्यवस्था है। नियमों के उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न श्रेणियों में चालान काटे जाते हैं। लेकिन अब पटना के एक चर्चित ट्रैफिक पॉइंट को लेकर ऐसे आरोप सामने आए हैं जिन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तारामंडल के सामने स्थित एक ट्रैफिक पोस्ट को लेकर कुछ वाहन चालकों ने आरोप लगाया है कि यहां नियम उल्लंघन के मामलों में आधिकारिक चालान की बजाय कथित तौर पर मौके पर ही पैसों के लेन देन का दबाव बनाया जाता है। आरोप है कि यू टर्न और रॉन्ग साइड जैसे मामलों में पहले भारी जुर्माने का डर दिखाया जाता है और फिर कथित तौर पर कम रकम लेकर मामला निपटाने की पेशकश की जाती है। कथित टेंडर घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय को ऐसे सुराग मिले हैं जिन्होंने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। जांच एजेंसी के अनुसार कथित घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे ऋषुश्री और राज्य सरकार के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी के बीच करीबी संपर्क के संकेत मिले हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ईडी के दस्तावेजों और जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ऋषुश्री कथित तौर पर संबंधित अधिकारी को बातचीत और मोबाइल संपर्क में IAS भैया कहकर संबोधित करता था। जांच एजेंसी का मानना है कि यह संबोधन केवल व्यक्तिगत संबंध का संकेत था या इसके पीछे कोई प्रभावशाली नेटवर्क सक्रिय था। इसकी पड़ताल की जा रही है। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण और राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार राजस्व सेवा के 61 अधिकारियों के तबादले और प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है। इस व्यापक फेरबदल को राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण अभियान को गति देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न जिलों और बंदोबस्त कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सरकार का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड के अद्यतन, सर्वेक्षण कार्य में तेजी और राजस्व प्रशासन को अधिक मजबूत बनाना बताया जा रहा है। लंबे समय से चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए अनुभवी अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल की विधान परिषद की एक सीट को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है।
उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन पार्टी के भीतर अब तक किसी एक नाम पर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है। राजनीतिक गलियारों में इस सीट को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और सबकी निगाहें अब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के अंतिम फैसले पर टिकी हुई हैं। सूत्रों के अनुसार इस सीट के लिए दो नाम सबसे मजबूत दावेदारों के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पहला नाम पूर्व विधान परिषद सदस्य सुनील कुमार सिंह का है, जबकि दूसरे प्रमुख दावेदार वरिष्ठ दलित नेता शिवचंद्र राम बताए जा रहे हैं। दोनों नेताओं के समर्थन में पार्टी के भीतर अलग अलग खेमे सक्रिय नजर आ रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय को नया नेतृत्व मिल गया है। वरिष्ठ न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजधानी पटना स्थित लोक भवन में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर न्यायपालिका, प्रशासन और विधि जगत से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद दोपहर में पटना उच्च न्यायालय परिसर में उनके सम्मान में विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जहां न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पटना हाईकोर्ट की 48वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 84 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर एक बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि विभाग में नियम कायदों को ताक पर रखकर एक ऐसी कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका सौंप दिया गया जो टेंडर की बुनियादी शर्तों पर ही खरी नहीं उतरती थीं। अब इस पूरे मामले को लेकर घोटाले, सांठगांठ और वित्तीय अनियमितताओं की बू आने लगी है। मामला मधेपुरा जिले की जलापूर्ति परियोजना से जुड़ा है, जिसके लिए वर्ष 2024 में लगभग 84 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया था। निविदा दस्तावेज में स्पष्ट शर्त थी कि बोली लगाने वाली कंपनी के पास संबंधित कार्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, लेकिन आरोप है कि इसी शर्त का सबसे बड़ा कत्ल किया गया। सुपौल विश्व पर्यावरण दिवस के विशेष अवसर पर शुक्रवार को सुपौल जिले में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर पौधारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस महाअभियान के दौरान जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों तथा वन क्षेत्रों में दिन भर में कुल 850 पौधे लगाए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम जनता को जागरूक करना और जिले के हरित आवरण को बढ़ाना है। इस वृहद कार्यक्रम की शुरुआत शहर के महात्मा गांधी चिल्ड्रेन पार्क में आयोजित एक विशेष स्वच्छता अभियान से हुई, जहां अधिकारियों और स्वयंसेवकों ने साफ सफाई कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। वैशाली मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में हुए भीषण और दर्दनाक अग्निकांड को लेकर बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री संजय सिंह का एक बड़ा और बेहद सख्त बयान सामने आया है। वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर समाहरणालय में आयोजित जिला 20 सूत्री की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया कर्मियों से औपचारिक बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि इस पूरे हादसे के पीछे पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की भारी लापरवाही और व्यवस्था की गंभीर गड़बड़ी जिम्मेदार है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस मामले के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन की सख्ती का ऐसा असर दिखा कि जैसे ही बुलडोजर मुख्य बाजार की सड़कों पर पहुंचा, अतिक्रमण कर कारोबार चला रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई दुकानदार आनन फानन में अपना सामान समेटने लगे तो कई लोग खुद ही अवैध कब्जे हटाने में जुट गए। सासाराम के चिनारी में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन शनिवार को चर्चा का विषय बन गया। दरअसल चेनारी नगर पंचायत क्षेत्र में लंबे समय से सड़क किनारे, नालों के ऊपर और सार्वजनिक जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोगों का आरोप था कि थाना चौक, सब्जी मंडी, कर्पूरी चौक, सुदर्शन चौक समेत मुख्य बाजार की कई सड़कें अवैध कब्जे की वजह से सिकुड़ गई थीं। इससे आम लोगों को रोजाना जाम और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की सुरक्षा में कटौती को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। इस बीच बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले श्रवण कुमार ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी को नाराजगी नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है। वहीं राजद नेताओं की ओर से सुरक्षा कटौती के सम्राट सरकार के निर्णय का जोरदार विरोध किया जा रहा है। इसे जानबूझकर लालू परिवार को परेशान करने वाला बताया जा रहा है। वैशाली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय जनता दल
के वरिष्ठ नेता अजय कुशवाहा ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से एक शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य वैशाली क्षेत्र के विकास को गति देना था। अजय कुशवाहा ने मुख्यमंत्री से मिलकर वैशाली की जनता और क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और दूरगामी मांगें उनके समक्ष रखीं। अजय कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को सौंपे गए अपने मांग पत्र में वैशाली के समग्र विकास का खाका पेश किया। उन्होंने क्षेत्र में भगवान बुद्ध विश्वविद्यालय और बुद्ध मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जोरदार वकालत की। इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक आधुनिक ऑडिटोरियम, सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन थाना, यात्रियों की सुविधा हेतु नए बस पड़ाव का निर्माण तथा आवागमन को सुगम बनाने के लिए पटना वैशाली सड़क चौड़ीकरण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। बांका बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आगामी 10 जून 2026 से अन्य राज्यों से लघु खनिज जैसे बालू, गिट्टी आदि लेकर बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों के लिए इंटरस्टेट ट्रांजिट पास लेना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस पास के राज्य में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ विभाग और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार राज्य खाद्य आयोग के सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज कुमार ने हरित बिहार के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से मोकामा भाजपा पश्चिम मंडल के मोर गांव में पौधारोपण अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनोज कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रेरणा से वे पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाए। भागलपुर विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और तकनीकी परीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसके बाद आगामी 8 जून 2026 से सेतु पर पुनः वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। डीएम ने बताया कि सेतु की सुरक्षा को लेकर विभिन्न स्तरों पर ट्रायल किए जा चुके हैं और 7 जून की शाम को अंतिम परीक्षण के बाद 8 जून की सुबह 11 बजे से यातायात शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक चरण में सेतु की केवल एक लेन लगभग 5 मीटर चौड़ी को ही यातायात के लिए खोला जाएगा। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग से केवल छोटे और मध्यम श्रेणी के वाहन जिनकी भार वहन क्षमता अधिकतम 10 टन होगी, उन्हें ही गुजरने की अनुमति दी जाएगी। आम नागरिकों की सुविधा के लिए ट्रैकर, मैजिक, छोटे यात्री वाहन तथा पिकअप वैन जैसे हल्के मालवाहक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण के लिए लाल और हरे सिग्नल ट्रैफिक लाइट आधारित वन वे व्यवस्था लागू रहेगी। वैशाली बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए दर्दनाक अग्निकांड को लेकर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वैशाली जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस हादसे पर एक बड़ा बयान दिया है। जिले में आयोजित 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इस पूरी घटना पर गहरा दुख प्रकट किया और पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने मुजफ्फरपुर हादसे को अत्यंत दुखद बताते हुए स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले की विस्तृत और गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस बात का पता लगा रहा है कि ये भीषण आगजनी कैसे हुई और इसके पीछे क्या वजहें थीं। मंत्री ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जो भी व्यक्ति या प्रबंधन इस लापरवाही के लिए दोषी पाया जाएगा, उस पर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6/2023 से 24 के ताजा आंकड़े बिहार के लिए गौरव का विषय हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत विजन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार ने स्वास्थ्य के कई पैमानों पर ऐतिहासिक छलांग लगाई है। ये डबल इंजन सरकार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडेय ने कहा कि पहली तिमाही में प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी चेकअप में 11% अंकों पूर्व 52.9%, वर्तमान 63.9% का सुधार हुआ है, जो गर्भवती महिलाओं की बेहतर प्रारंभिक पहचान और पंजीकरण को दर्शाता है।
वहीं किसी प्रकार की प्रसव पूर्व देखभाल एएनसी में 12.4% अंकों की वृद्धि हुई है। पूर्व में 81.6%, वर्तमान में 94.0%, जो उन्नत स्वास्थ्य प्रक्रिया का उदाहरण है। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बिहार को पर्याप्त सुविधाएं और मार्गदर्शन दी गया। बिहार के गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्तपुरा गांव से एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज वित्तीय मामला सामने आया है। यहां पेशे से इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग का काम करने वाले एक सामान्य युवक के बैंक खाते में अचानक करीब 294 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि क्रेडिट हो गई। एक साधारण मजदूर वर्ग के युवक के खाते में इतनी बड़ी रकम आने की खबर फैलते ही न सिर्फ स्थानीय प्रशासन और पुलिस, बल्कि बैंकिंग सिस्टम और आम लोगों के बीच भी हड़कंप मच गया है। पीड़ित युवक विकास कुमार पिता किसान ने बताया कि कुछ समय पहले एक ग्राहक ने काम के बदले उसके खाते में 1300 रुपये भेजे थे, जिसे निकालने के बाद खाते में मात्र 113 रुपये शेष बचे थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार प्रदेश में आगामी उच्च सदन के चुनावों को लेकर अपनी रणनीतिक तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने बिहार में होने वाले विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए अपने आधिकारिक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि शीर्ष नेतृत्व ने राज्य की इन सीटों के लिए तय किए गए नामों पर अपनी अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है। पटना हाईकोर्ट की नवनियुक्त चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय के सम्मान में पटना हाईकोर्ट के ऐतिहासिक शताब्दी हॉल में एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी समारोह में चीफ जस्टिस ने अपने भावपूर्ण संबोधन में सभी का सहृदय धन्यवाद ज्ञापन किया और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हर स्तर पर सहयोग की आशा और अपेक्षा जताई। अपने संबोधन में उन्होंने विशेष रूप से कहा कि बिहार की पवित्र धरती आदिकाल से ही ज्ञान और धर्म का अटूट गढ़ रही है और यहाँ की गौरवशाली परंपरा व संस्कृति बेहद समृद्ध है। पटना बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर्तव्यहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ा हंटर चलाया है। विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर 5 जून 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 9 अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाए गए हैं। इस बड़ी कार्रवाई के तहत एक राजस्व अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है, जबकि 8 अंचल अधिकारियों, सीओ और राजस्व कर्मियों पर गंभीर आरोपों के तहत आरोप पत्र गठित कर विभागीय जांच शुरू की गई है। पटना राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के संगठनात्मक चुनाव की प्रगति और आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी साझा की है। 5 जून 2026 को मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी के संगठन विस्तार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में संगठन चुनाव सफलतापूर्वक अंतिम चरण में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोकतांत्रिक मूल्यों और संगठनात्मक पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पटना बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शारदीय खरीफ महाभियान 2026 के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कर्मशाला को संबोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम केवल खरीफ मौसम की तैयारियों का आरंभ नहीं है, बल्कि यह बिहार के किसानों की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और विकसित राज्य के निर्माण का एक व्यापक जनांदोलन है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कृषि क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है और बिहार सरकार भी किसानों को मजबूत कर विकसित भारत के सपने को साकार करने में जुटी है। भागलपुर बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 बढ़ेगा अपना बिहार के तहत आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। इस योजना के अंतर्गत संचालित सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत सोमवार को भागलपुर के समीक्षा भवन में एक विशेष जनसुनवाई सह समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने की, जिन्होंने सुदूर क्षेत्रों से आए फरियादियों की शिकायतों को सीधे सुना और उनके त्वरित निष्पादन का खाका तैयार किया। पटना बिहार की राजधानी पटना स्थित पारस हेल्थ ने चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज की है। अस्पताल ने सफलतापूर्वक 100 किडनी ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण का आंकड़ा पार कर लिया है। इस कीर्तिमान को स्थापित करने के साथ ही पारस हेल्थ पूरे बिहार का ऐसा पहला कॉरपोरेट अस्पताल बन गया है जिसने किडनी प्रत्यारोपण के क्षेत्र में इस बेहद महत्वपूर्ण और बड़े मुकाम को हासिल किया है। गायजी
बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हम सेक्युलर के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा राजनीतिक दावा कर सूबे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड अंतर्गत उनके पैतृक गांव महकार में आयोजित एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी का जनाधार और जमीनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जदयू से भी कहीं अधिक मजबूत और बड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन गांव-गांव तक पहुंचकर पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार 5 जून 2026 को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2026 की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। समीक्षा बैठक में परीक्षा के सफल, निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संचालन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेंद्र ने 21 जून 2026 को होने वाली नीट परीक्षा के आयोजन हेतु की जा रही तैयारियों व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के 35 जिलों के 331 केंद्रों पर परीक्षा संचालन की व्यवस्था की गई है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचार मुक्त बनाने हेतु प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। पटना में पिछले कुछ समय से एटीएम मशीनों के पास लोगों से ठगी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं। अपराधी एटीएम से पैसे निकालने आए लोगों का कार्ड मशीन में फंसा देते थे और फिर सुनियोजित तरीके से एटीएम के पास लिखे एक मोबाइल नंबर पर कॉल करवाकर उनसे ठगी करते थे। इस संबंध में पुलिस को कई शिकायतें मिली थीं। इसी क्रम में 16 नवंबर 2025 को गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एटीएम मशीन में उसका कार्ड फंस गया था। इसके बाद उसके बैंक खाते से अनधिकृत रूप से 1,10,000 रुपए की निकासी कर ली गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक मध्य की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया और जांच शुरू की गई। बिहार में पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन बेहाल हो गया है। तेज धूप, बढ़ते तापमान और नमी भरी हवाओं ने लोगों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। हालांकि आज यानी शनिवार की सुबह मौसम ने करवट ली है और कई जिलों में बारिश के साथ लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 27 जिलों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना में कोचिंग संचालक खान सर से जुड़ा मामला अब महज फायरिंग कांड नहीं, बल्कि कानून, सियासत और छात्र शक्ति के टकराव का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस बीच उनकी कोचिंग के बाहर पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस की 5 गाड़ियां अलग अलग समय पर मौके पर पहुंची, लेकिन हालात पर पूरी तरह काबू नहीं पा सकीं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी के बीच हो रही तेज आंधी और बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग IMD ने एक बार फिर 19 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। इसलिए अगर आप यात्रा करने की सोच रहे हैं तो मौसम की जानकारी जरूर देख लें। बिहार की राजनीति में अक्सर अपने बयानों और सक्रियता को लेकर चर्चा में रहने वाली डॉ. रोहिणी आचार्य एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह कोई राजनीतिक बयान या चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि अपने पिता लालू प्रसाद यादव के प्रति उनका भावनात्मक लगाव और सम्मान है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें साझा कर ऐसा संदेश दिया जिसने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भावुक कर दिया। बिहार विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव और 9 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की सूची सामने आते ही ये साफ हो गया है कि एनडीए ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अपने पारंपरिक वोट बैंक, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की व्यापक रणनीति पर काम किया है। घोषित 8 उम्मीदवारों में 5 अति पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि 3 महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर गठबंधन ने सामाजिक भागीदारी का मजबूत संदेश देने की कोशिश की है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी भरी खबर सामने आई है। अब मिथिलांचल के लोगों का दिल्ली, हरियाणा और झारखंड तक का सफर पहले से अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक होने जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने जून महीने के अंतिम सप्ताह से इन राज्यों के लिए आधुनिक AC बसों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया है। इस पहल को क्षेत्र के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
पटना के चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर पर फायरिंग कांड के बाद कानूनी शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी और बवाल के मामले में दर्ज प्राथमिकी में अब खान सर को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसी के साथ उनकी संभावित गिरफ्तारी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बिहार की सियासत में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा अब महज प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष बनता जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सरकारी सुरक्षा लौटाए जाने के बाद अब इस सियासी जंग में लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य भी खुलकर मैदान में उतर आई हैं। रोहिणी आचार्य ने आज सुबह से इस मामले में मोर्चा संभाल लिया है। वे ताबड़तोड़ एनडीए सरकार पर हमला कर रही हैं। आज सुबह से रोहिणी ने सोशल मीडिया के एक्स पर 3 पोस्ट डालकर सरकार के निर्णय पर सवाल खड़ा किया है। ताजा पोस्ट में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। वार्षिक चुनाव 2026 के लिए भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक पवन सिंह ने शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। पवन सिंह ने बताया कि वे 8 जून को विधान परिषद चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को बिहार के राज्यपाल से मुलाकात कर मुजफ्फरपुर में हाल ही में हुए अस्पताल अग्निकांड और निजी नर्सिंग होमों की कथित मनमानी का मुद्दा उठाया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लगने की घटना बेहद दुखद है और इसमें कई लोगों की जान गई है। पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को पूरे मामले की जानकारी दी है और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े गंभीर सवालों से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर रविवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। विषहरी स्थान के समीप गैस सिलेंडरों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोगों के बीच किसी बड़े विस्फोट की आशंका को लेकर दहशत फैल गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि न तो गैस रिसाव हुआ और न ही कोई विस्फोट हुआ, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक नवगछिया से पूर्णिया की ओर जा रहा था। कुर्सेला और समेली के बीच स्थित विषहरी स्थान के पास पहुंचते ही चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। देखते ही देखते ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोग सहम गए। पटना स्वस्थ अधिवक्ता सशक्त न्याय व्यवस्था विषय पर आस्था फाउंडेशन के वॉक फॉर लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत आज पटना सिविल कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं एवं न्यायिक कार्य से जुड़े लोगों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहल के चिकित्सा निदेशक एवं वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. दिवाकर तेजस्वी ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि लगातार मानसिक तनाव, लंबे समय तक बैठकर कार्य करना, अनियमित खान पान, अपर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधियों की कमी तथा तंबाकू सेवन के कारण अधिवक्ताओं में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा, फैटी लिवर, सर्वाइकल एवं कमर दर्द जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही। स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसवीयू ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टेंडर माफिया ऋषु श्री के सबसे करीबी राजदार और सहयोगी संतोष कुमार को पटना के मीठापुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी के अनुसार संतोष पिछले 15 वर्षों से ऋषु श्री के वित्तीय और कारोबारी साम्राज्य का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसकी काली कमाई को ठिकाने लगाने का काम देखता था। दोनों का संबंध वर्ष 2010 से है, जब ऋषु डस्टबिन सप्लाई का काम करता था। समय के साथ भरोसा बढ़ने पर संतोष को ऋषु की कई शेल कंपनियों में डेप्यूटी डायरेक्टर बना दिया गया था। एसवीयू की पूछताछ में संतोष कुमार ने स्वीकार किया है कि उसका मुख्य काम अधिकारियों तक रिश्वत की रकम पहुंचाना और ऋषु श्री के लिए बेनामी संपत्तियों का इंतजाम करना था। जांच में खुलासा हुआ है कि ऋषु श्री की कंपनी मातृस्वा कंस्ट्रक्शन में फर्जी और बढ़ा चढ़ाकर खर्च दिखाए जाते थे और वाहनों के ईंधन फ्यूल के फर्जी बिल तैयार किए जाते थे। इन फर्जी खर्चों के जरिए बैंक खातों से बड़ी मात्रा में नकदी कैश निकाली जाती थी, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर अधिकारियों और इंजीनियरों को रिश्वत देने के लिए किया जाता था। मुजफ्फरपुर
प्रसाद हॉस्पिटल अग्निकांड में 7 मरीजों की दर्दनाक मौत के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इस भीषण हादसे से सबक लेते हुए शहर के कई निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक टीम ने सुरक्षा मानकों की गहन जांच के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले कई अस्पतालों को मौके पर ही सील कर दिया है। प्रशासन के इस कड़े रुख से पूरे जिले के चिकित्सा क्षेत्र में हड़कंप हो गया है। कार्रवाई का मुख्य केंद्र मुजफ्फरपुर का प्रमुख मेडिकल हब माना जाने वाला एसकेएमएच अस्पताल इलाका रहा। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी तुषार कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने इस पूरे क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच के दौरान जिन निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम नहीं मिले या जो बिना वैध कागजातों के चल रहे थे, उन्हें तुरंत बंद कराकर सील कर दिया गया।